हेलो फ्रेंड्स, इन इस वीडियो में हम कंसेक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन देखेंगे। डिसइंटीग्रेशन सोवियत यूनियन का। द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन एंड द सोशलिस्ट सिस्टम्स इन ईस्टर्न यूरोप हैड प्रोफाउंड consequences फॉर वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो कोई मेरे को बता सकता है द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन का क्या मतलब है? राइट, तो इसको थोड़ा सा अगर डिवाइड करें दोस्तों, तो कोलैप्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, इसको दूसरा वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड कैपिटलिस्ट कंट्री जिसमें वेस्टर्न नेशंस आते हैं जैसे यूएसए, ब्रिटेन, ये सब नेशंस। सेकंड वर्ल्ड में कम्युनिस्ट नेशंस आते थे। थर्ड वर्ल्ड में इंडिया और बाकी जो नए आजाद देश हुए थे ये आते थे। और ये कैटेगराइजेशन वेस्टर्न लोगों ने ही करा है, ठीक है। कोई इसको एग्री तो करता नहीं। एक डेरोगेटरी टर्म है दोस्तों, टू बी ऑनेस्ट ना, जैसे भारत को काफी लोग थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, बेइज्जती करना। तो कोलैप्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन, इसमें यहाँ वर्ड लिखा है, लेकिन सेकंड वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली आपको बेइज्जती है। थर्ड वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, लेकिन ये नाम आपको मिल जाएंगे आंसर्स में। तो क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन अगर कोई पूछ रहा है तो क्या आंसर है, क्या बोलना है, क्या नहीं देना है ना। एंड द सोशलिस्ट सिस्टम ईस्टर्न यूरोप में हुए थे, उसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। लेट अस नोट हियर थ्री ब्रॉड काइंड्स ऑफ एंड्योरिंग चेंजेस दैट रिजल्टेड फ्रॉम इट। तीन मेन चेंजेस दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ईच ऑफ दीज हैड अ नंबर ऑफ इफेक्ट्स दैट वी कैन नॉट लिस्ट हियर। तो वैसे जो यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं या पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री ऑप्शनल होता है वो तो डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ले लेंगे पॉइंट्स। और एक और चीज याद रखिए, यूपीएससी के भी जो स्टूडेंट्स हैं कि 150 वर्ड्स, 200 250 वर्ड्स में आंसर लिखने होते हैं। तो ये छोटे छोटे आंसर्स काफी रहते हैं, पॉइंट में लिखो, मार्क्स लेके आओ, ठीक है। ज्यादा जो लिखता है उसकी वैसे ही सिलेक्शन नहीं होता। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट क्या हुआ कंसिक्वेंस का, कि इट मेंट द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। वर्ड को ऐसे लिखना, एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस की। हाँ जी, आप बेटर हो, मैं बेटर हूँ, बहस हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब बातें खत्म हुई। द आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट ओवर वेदर द सोशलिस्ट सिस्टम वुड बीट द कैपिटलिस्ट सिस्टम वाज नॉट एन इशू एनीमोर। तो अब तो क्लियर हो गया। वैसे कहा जाए तो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की ही जीत हुई, राइट, कहा जाए तो। लेकिन मैंने आपको पहले ही समझा रखा है ये चीजें कि काफी कैपिटलिस्ट कंट्री ने सोशलिस्ट चीजें अपनाई, और सोशलिस्ट कंट्रीज ने काफी सारी कैपिटलिस्ट चीजें अपनाई। चाइना एग्जांपल देख लो, पूरा कैपिटलिज्म चलता है, प्राइवेट सेक्टर चलता है। यूएसए में पूरी सोशलिस्ट पॉलिसीज चलती हैं। जब 2008 का रिसेशन आया, कुछ भी होता है तो सरकार हेल्प करती है। भारत में एमजी नरेगा, भारत में तो मिक्स ही चल रहा है, मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ये बातें ही होती रहती थी, सोशलिस्ट सिस्टम बेटर है, नहीं कैपिटलिस्ट बेटर है, और ये बातें खत्म हुई। Since this dispute had engaged the military of the two blocs, had triggered a massive arms race and accumulation of nuclear weapons, and had led to the existence of military blocs, the end of the confrontation demanded an end to this arms race and possible new peace. कि भाई बम पे बम बनाए जा रहे हैं, हम बेटर है, लड़ाई हुई तो हम इतने बम मारेंगे दूसरा तबाह हो जाएगा, उससे हमें एक स्टेप ऊपर रहना है। अगर वो हमला करेगा हमें जमीन पे तो हम हवा से करेंगे, अगर वो हवा से करेगा पानी से करेंगे, स्टार से हवा हमला करेंगे, है ना। बातें खत्म हुई है, हाइड्रोजन बम बनाएंगे, एटम बम बनाएंगे, पता नहीं क्या क्या। ये चीज खत्म हुई, और ये भी सोचा गया कि पीस की तरफ अब जा सकते हैं, है ना। अब दुनिया में थोड़ी शांति रहेगी। आगे चल के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि पीस कितनी रही। आप ही बताना पीस क्या कम हुई या ज्यादा हुई, मेरे को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपको ऊपर ही छोड़ देता हूँ। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि हाँ, ये बातें खत्म हुई, कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस ना, जिसमें देश आ जाते थे बीच में। अब ये एक और क्वेश्चन छूट जाता है, ये जनरली 12th में तो नहीं आएगा कि यूक्रेन वॉर जैसे हुई है, तो क्या कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन सच में खत्म हुई है या नहीं हुई है। तो यूपीएससी के वालों के लिए इसका आंसर आसान नहीं है देना। तो पहला पॉइंट, कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन का एंड हुआ, ठीक है। पहले कुछ ज्यादा ही चलती थी, कम तो हुई है, इस बात को तो एग्री मैं भी करता हूँ, ठीक है। पहले तो हर बात पे भिड़ जा रहे हैं देश, है ना। कुछ जहां पे भी यूएसएसआर आ रहा है उसके अगेंस्ट यूएसए आ जाता है, जहां यूएसए भिड़ता है वहां यूएसएसआर उसके अगेंस्ट। यूएन में एक दूसरे के खिलाफ बकवास करते रहते हैं, कोई चीजें नहीं हो रही, वीटो करे जा रहे हैं हर चीज, वो बातें खत्म हुई। ये बात सच है। सेकंड देखते हैं, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज्ड एंड देयरफॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज एंड इंस्टीट्यूशन आल्सो चेंज्ड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि पावर पॉलिटिक्स चेंज हुई, कि अब पावर पॉलिटिक्स मींस रिलेशंस जो थे ना कंट्रीज के, वो चेंज हुए। इसमें आपको दिखता है कि भारत के रिलेशंस इसराइल से अच्छे होंगे अब,
भारत के रिलेशंस यूएसए से धीरे धीरे अच्छे होना शुरू होंगे। भारत के रिलेशंस एशियान कंट्री से अच्छे शुरू होंगे, है ना, बढ़ेंगे। हाँ, भारत ने नाम पॉलिसी एनएएम फॉलो करी थी, लेकिन ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी कर रखी थी विद यूएसएसआर, है ना। रशिया आपने देखा था, पढ़ा था 20 साल की, 72 के टाइम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो भारत टिल्ड था रशिया यूएसएसआर की तरफ। अब आपको दिखेगा कि भारत भी थोड़ा सा देखेगा बाकी कंट्रीज को भी, ठीक है, एक नजर से। और ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के देश देखेंगे। द एंड ऑफ द वर्ल्ड कोल्ड वॉर लेफ्ट ओपन ओनली टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज ही दिख रही थी जब 1991 में खत्म हुआ था कोल्ड वॉर। इधर द रिमेनिंग सुपर पावर वुड डोमिनेट, या तो दोस्तों यूएसए पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा एंड एक यूनिपोलर सिस्टम बन जाएगा, or different countries or group of countries could become important players in the international system, thereby bringing in a multipolar system where no power would dominate. तो या दो चीजें ही हो सकती थी, या तो यूएसए डोमिनेट करेगा, बहुत ग्रुप ऑफ कंट्रीज बन जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, है ना, उनके ग्रुप, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या सार्क हो गया, ऐसे ग्रुप्स बन के आएंगे जो दुनिया को एक मल्टीपोलर सिस्टम बना देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ही सालों में क्लियर हो गया कि हुआ क्या दुनिया का। एज इट टर्न्ड आउट यूएस बिकेम दी सोल सुपर पावर। तो मल्टीपोलर सिस्टम तो इतना अच्छा बना नहीं, कहने को कह सकते हो बना, लेकिन असली जो बना वो यूएस सुपर पावर बन गया। और अगले 2-3 दशक अच्छे से उसने रूल करे। अब कह सकते हो थोड़ा सा कम हुआ है इम्पैक्ट, लेकिन तो अभी भी बहुत ज्यादा है। मल्टीपोलर वर्ल्ड कहने को कहने वाली बातें हैं, लेकिन क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड? आपको खुद दिखता है कि यूएस के सामने कोई कंट्री कुछ है क्या आज? खुद ही देखो, या अभी भी कहोगे तो रशिया ही है दूसरा कंट्री अभी भी, है ना। तो मल्टीपोलर की तो बात ही नहीं है। आप चाइना कह सकते हो, आपकी चाइना तीसरी चीज आ गया है। ये अपने नोट्स में लिख लो कि तीसरा कंट्री चाइना आ गया है। इंडिया ऊपर नीचे इंटरनल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है। बाकी अफ्रीका के कोई नेशन है नहीं, यूरोप के नेशंस अब उभर ही नहीं पाए उस लेवल पे। उनकी पॉलिसी भी अलग है ना। ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये भी इनकी पॉलिसीज अलग है थोड़ी, मतलब दुनिया पे राज करने वाली पॉलिसीज इन कंट्रीज की नहीं है, ठीक है। तो यूएसए और रशिया ही है जिनके सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है, और यूएसए ही आप कह सकते हो। और चाइना है कि दोस्तों, ये पॉइंट आपको नोट करना होगा कि पिछले 2 दशकों में 2000 के बाद चाइना उठ के आया है, और थोड़ा यूएसए की इक्विवेलेंट ही आ रहा है, ठीक है। Backed by the power and prestige of the US, capitalist economy was now the dominant economic systems internationally. तो छोटे छोटे देशों ने भी, अफ्रीका के देशों ने बोला कि यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से यूएसए को फायदा हुआ है, हम भी इसे ही अपनाएंगे। इंस्टीट्यूशंस लाइक दी वर्ल्ड बैंक जो लोन वगैरह देता है ना, कंट्रीज को, एंड इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये भी बेसिकली लोन ही देता है। दोनों का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, वो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, यहाँ पे नहीं फंसेंगे। काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि दो वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस जो लोन देते हैं became powerful advisors to all these countries since they gave them loans for their transition to capitalism. तो कैपिटलिज्म पे आओ, प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करो, ये लोन देंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, है ना। और इनको जो है दोस्तों, इनकी ये दोनों बैंक ज्यादातर जो है यूएस से ही डोमिनेटेड है। यहाँ के मेंबर जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो पॉलिसीज हैं, तो आप कह भी सकते हो, ये काफी बार क्वेश्चन भी आ जाता है, क्या वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस को यूएस चला रहा है? तो फिर ये क्वेश्चन आ जाता है काफी बार, है ना। Politically, the notion of liberal democracy emerged as the best way to organize political system. और यूएसए ने बोला जहाँ लिबरल डेमोक्रेसी नहीं है वहां हम जबरदस्ती डेमोक्रेसी लाएंगे। और हर जगह डेमोक्रेसी की बातें होने लगी जहाँ जरूरत भी नहीं थी। इसीलिए इराक, लिबिया, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार, इतने सारे कंट्रीज बर्बाद हो गए इस चक्कर में कि वहां पे हमें डेमोक्रेसी लानी है, डेमोक्रेसी लानी है। ला तो डेमोक्रेसी हर जगह थोड़ी ना चलती है। अब गल्फ कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, इतने सक्सेसफुल है वो तो। चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, अच्छा खासा सक्सेसफुल है यार, है ना। तो हर जगह दोस्तों डेमोक्रेसी भी नहीं चलती। तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी, हाँ, मतलब लाने की कोशिश करेगी, लिबरल डेमोक्रेसी लाएंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। तो ये दो पॉइंट हमने देखे, कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन खत्म हुई, सेकंड रिलेशन जो है कंट्रीज के वो चेंज आपको दिखेंगे। थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द इमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज। तो काफी नए कंट्रीज निकल के आएंगे, ठीक है। देखते हैं वो कंट्रीज क्या है। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस। सब कंट्रीज की अपनी अपनी एस्पिरेशंस थी और चॉइसेस थी। सम ऑफ देम स्पेशली दी बाल्टिक, बाल्टिक के अंदर लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। कभी मौका मिले घूम के आना, वैसे तो कंट्री कॉस्टली है। और इनके इंडेक्सेस वगैरह देखोगे ना, मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स और बाकी वगैरह वगैरह है इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें काफी अच्छी रैंकिंग है इन कंट्रीज की। करप्शन इंडेक्स, है ना,
तो बाल्टिक कंट्रीज काफी बढ़िया, काफी सक्सेसफुल है। इन ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू, तो देखो ये जो कंट्रीज आए ना, ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे एक तो, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप के ग्रुपिंग्स का पार्ट है, जिसमें रशिया नहीं है, एंड बिकम पार्ट ऑफ द नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है लेड बाय यूएसए, और ये सब कंट्रीज इसका भी पार्ट बनना चाहते थे, और लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया बन भी गए 2004 में नाटो के पार्ट। द सेंट्रल एशियन कंट्रीज वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड कंटिन्यू देयर क्लोज टाइज विद रशिया एंड आल्सो टू एस्टैब्लिश टाइज विद द वेस्ट, यूएस, चाइना एंड अदर्स। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज जिसके अंदर 5 कंट्रीज आते हैं, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और क्या, और कौन सा रह गया, किर्गिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान के से 2, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान टी से 2, उज्बेकिस्तान पांचवा। इनकी कैपिटल भी देख लेना। तो ये 5 कंट्रीज बड़े बढ़िया जगह पे लोकेटेड है, ज्यादा रिच नहीं है। ये आप देखोगे सेंट्रल एशिया में है, और इनकी लोकेशन ऐसी है कि काफी कंट्रीज से इन्होंने टाइज करना स्टार्ट करी, ठीक है। और सीआईएस का भी पार्ट है। सीआईएस मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। Thus, international system saw many new players emerge, each with its own identity. तो ये जब न्यू प्लेयर्स की बात हो रही है, जब नई कंट्री आजाद हुए, इनकी बात हो रही है। ईच तो इनकी अपनी आइडेंटिटी थी, अपने इंटरेस्ट, अपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिफिकल्टीज थी। इट इज टू दीज इश्यूज दैट वी नाउ टर्न। तो अब लेक्चर में थोड़ा सा इन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे। तो 3 पॉइंट्स आपको कंसिक्वेंसेस दिखेंगे ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर या सोवियत ब्लॉक, और आपको ये समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। थैंक यू।